आज तक न्यूज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 64 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 65 मुलाहिज़ा फरमाएं। गज़ाला की तस्वीर से तुम्हें शिकार करने की चाल चली थी, लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं हो। तुम्हारी बात समझ में आती है। सारा कमाल बस थर्मोस्टेट का रहा होगा। शायद वो अहाते की दीवार फांद कर फरार हुआ होगा। मैंने पुरख्याल लहजे में कहा, उसकी कुव्वत इरादी बेइंतहा मजबूत है, वरना इतने शदीद जख्मों के बाद ऐसी उछल कूद का तसव्वुर भी महाल हो जाता है। हाँ, फाटे की तरफ तो उधर से कोई नहीं आया था। कर्नल ने मेरी तायीद करते हुए कहा। मुझे शुबा भी हो जाता तो उस पर गाड़ी ही चढ़ा देता। फिर चौंक कर बोला, डॉक्टर मर तो ना क्या होगा? इतना हयादार नहीं है। उस बम में बारूद से ज्यादा जहरीली गैस खतरनाक थी। थोड़ा बहुत जख्मी तो जरूर हुआ होगा। अगर फौरी तौर पर उसे कमरे से ना निकाला गया तो शायद दम घुटने के बायस हलाक भी हो जाए। मैंने कहा, और अब हम कहाँ चल रहे हैं? कर्नल ने सवाल किया। घर, मैंने थके हुए लहजे में कहा और निशिस्त की पूछ से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। उस वक्त मुझ पर तकान का एहसास अचानक ही हमला आवर हुआ था। लाहौर से रवानगी के बाद से मुझे एक लम्हे के लिए भी आराम नहीं मिल सका था। मैं मुसलसल ज़हीन और जिस्मानी तसादुम में उलझा रहा था। उस जद्दोजहद के नताज A2 के लिए जितने भी हौसला शिकन रहे हों, मेरे लिए ज़्यादा उम्मीद अफसा नहीं थे, क्योंकि मैंने अपना मकसद खासा कठिन बना लिया था। मेरे नज़दीक A2 की मौत से कम कोई कामयाबी मुझे खुशी से हमकिनार नहीं कर सकती थी, और वो मरहला बार बार सामने आकर यकायक दूर होता चला जा रहा था। खासी जद्दोजहद के बाद मैं अकबर की इलाजगाह में A2 के ठिकाने तक पहुंचा था, मगर A2 एक बार फिर मेरी आंखों में धूल झोंक कर शहर में बिखरे हुए लाखों इंसानों के बेकराह हजूम में गुम हो गया था। घर की फिजा गैर मुतवक्के तौर पर बहुत खुशगवार थी। गजाला जहांगीर और सलमा को लिए ड्राइंग रूम में विराजमान थी, और यूं महसूस हो रहा था जैसे उन तीनों में बरसों की गहरी शनासाई हो। पता चला कि जहांगीर और सलमा के तनाज़े के बारे में गजाला का मुसाहलती फार्मूला तीरबा हदफ साबित हुआ था। उन दोनों को जब एक दूसरे के रहमो करम पर छोड़ा गया था तो कुछ देर तक तसादुम शिद्दत इख्तियार करता रहा। फिर अचानक सलमा ने अपना रवायती हथियार संभाल लिया। उसके रोने की आवाज़ बुलंद होती जहांगीर का गुस्सा बुखलाहट में दफन होकर रह गया था। उसके बाद क्या हुआ गजाला को भी मालूम नहीं था, लेकिन बाखूबी कयास किया जा सकता था, क्योंकि जब वो बाहर आए तो यूं आसूदा और खुश थे जैसे उनके दरमियान कुछ हुआ ही ना हो। मेरी रुदात सुनकर जहांगीर मुंह बनाकर बोला था, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि तुम A2 से मिले हुए हो। जो कुछ भी शहर में हो रहा है वो तुम दोनों की मिली भगत का नतीजा है। अरे ये क्या कह रहे हो? कर्नल ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। एक तरफ तो A2 इस कदर पुरस्कार और नाकाबिल रसाई है कि शहर क्या मुल्क भर में उसका सुराग नहीं मिलता, और अब यकायक ऐसा महसूस होने लगा है जैसे वो डैनी को बताए बगैर कहीं भी नहीं जाता। पहले वो कहीं पहुंचता है और पीछे पीछे डैनी वहां पहुंचता है। खून की गर्मी बरकरार रखने के लिए कुछ मार धाड़ होती है, फिर अगला प्रोग्राम तय करके दोनों अपने अपने रास्ते पर हो लेते हैं। अच्छा वो लेते हो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मशक जारी रखोगे तो असेंबली में भी पहुंच सकोगे। अरे बंदा खुदा, कल इस्तेमाल करो तो तुम भी उसका पीछा कर सकते हो। वो कुछ अलावा तो नहीं है। लाहौर की बात और थी, कराची हमारा शहर है। हम यहाँ तंजीम चलाते रहे हैं और बासानी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कब किधर का रुख करता है। लाहौर में मैं इतने दिन छक मारता रहा, लेकिन एक बार भी उस तक पहुँचने में कामयाब न हो सका। हाँ, उसने जहाँ चाहा तमुदार होकर झलक दिखाई और गायब हो गया। खैर, अगर मेरी भगत नहीं है तो तुम्हारे पास ऐसा रेडार ज़रूर है जो तुम्हें लम्हा ब लम्हा उसकी नकलो हरकत से बाखबर रखता है। ये बताओ कि अब अगला प्रोग्राम कहाँ तय हुआ है? बीवी से सुलह हो जाने के बाद उसमें कुछ ज़्यादा ही फुर्ती आ गई थी, क्योंकि हमारे पास ना तुम्हारी जैसी अकल है और ना रेडार। अगले प्रोग्राम का इल्म सुबह 11 बजे या 12 बजे के दरमियान होगा, मैंने जवाब दिया। और इस बार शायद तुम भी हमारे साथ होगे। हमारे साथ? उसने हैरत से दोहराया। और कौन कौन मिला हुआ है तुमसे? कर्नल, मैं और तुम। मैंने उसे आगाह किया। आज मैं कर्नल के डिसिप्लिन से बहुत मुतासर हुआ हूँ। इन्हें कोई मोर्चा सौंप कर उसे बिल्कुल फरामोश किया जा सकता है। अपने बाप की तारीफ सुनकर गजाला के चेहरे पर मुसर्रत की लहर दौड़ गई। फिर घर में खाने का एहतमाम शुरू हो गया। हमारे इंतजार में वो सब भूखे ही बैठे हुए थे। सलमा हर काम में यूं पेश पेश थी जैसे वो भी इसी घर की रुकन हो। उस दौरान में गजाला ने मुझसे तखलिये में बात करने का मौका निकाल ही लिया और सलमा के बारे में अपने साहब फैसले पर निदामत का इजहार करने लगी। ये अचानक क्या जादू कर दिया उसने कि उसी के गुन गाने लगी हो? शाम में तो उसे घर से निकालने पर तुली हुई थी। मैंने हैरत से सवाल किया, और गजाला ने जो कुछ कहा वो नाकाबिले यकीन हद तक दुरुस्त था। उसका ख्याल था कि लाहौर में अपने मेके को खैरबाद कहने के बाद सलमा कराची में शिद्दत से तन्हाई की शिकार हो गई थी। उस तन्हाई का इलाज जहांगीर के पास मौजूद था। वो सलमा को ज़्यादा वक्त देकर रफ्ता रफ्ता उस माहौल से मानूस कर सकता था, लेकिन वो सलमा को इतनी तवज्जो भी न दे सका जो शौहर को आम हालात में देना चाहिए, जिसका नतीजा ये निकला कि वो सरकशी पर तुल गई। अगर वो मेरी ज़ात में दिलचस्पी का इजहार करती थी तो मकसद जहांगीर को ये एहसास दिलाना होता था कि उसने अपनी रविश न बदली तो वो गलत रास्ते पर भी पड़ सकती थी। गजाला ने अपनी माँ को उन लोगों से दूर रखा था और उन्हें यही बताया था कि वो सांस के मूजी आर्जे में मुब्तला है।
और अमूमन गोशाएं निश्चित रहती हैं। कुकीन की 2 खुराकों के दरमियान वक्फे में गजाला थोड़ी देर के लिए सलमा को अपनी माँ से मिलाने उसके कमरे में ले गई थी। वापसी पर सलमा बस उसके बारे में इजहार हमदर्दी ही करती रह गई थी। उसे शुबा तक न हो सका था कि शम्मा एक मुज़िन नशे के हाथों एक कर्मनाक अजाब में मुब्तला सिसक सिसक कर अपनी जिंदगी के आखिरी आयाम पूरे कर रही थी। खाने की मेज़ पर खासी रौनक रही। कर्नल उस किस्म की मजलिसों को तरसा हुआ था, लिहाजा वो गुफ्तगू के हर मरहले पर पूरी सरगर्मी के साथ हिस्सा लेता रहा। फिर रात का ये तय हुआ कि सलमा गजाला के साथ उसके कमरे में रहे और जहांगीर मेरे साथ कामरान के कमरे में मौजूद सुल्तान शाह का बिस्तर संभाले। जहांगीर के साथ बातें करते हुए मुझे रह रहकर अस्काच की वो अकलौती बोतल याद आ रही थी जो उसी कमरे में एक दराज में पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने पराए घर में एक अजनबी के साथ वो शौक करना मुनासिब नहीं समझा। जीवा हाउस की अब क्या हालत है? उससे बातें करते हुए मैंने रवा रवि में सवाल किया। बड़ी खौफनाक आग लगी थी वहाँ, वो फुरीदी लेकर बोला। सब कुछ जलकर खाक हो गया, लेकिन इमारत का झुलसा हुआ ढांचा जूं का तूं खड़ा हुआ है। फायर इंजनों वगैरह की रसाई के लिए अहाते की दीवारें गिरा दी गई थी। उस खंडर को देखकर यकीन नहीं आता कि चंद हफ्ते पहले वो इमारत इस कदर पुरशकूर रही होगी। जीवा हाउस का कोई हिस्सा अब भी तंजीम के तसर्रुफ में है। आग से आहिनी जालियां तक पिघल गई थी। खिड़की दरवाजों के बगैर अब तो वो खंडर खुला मैदान है। अहाते की गिरी हुई दीवारों को रोंद कर कोई भी अंदर घुस सकता है। ऐसे गैर महफूज मकाम का तंजीम के लिए क्या इस्तेमाल हो सकता है? लेकिन तुम्हें अचानक जीवा हाउस की याद क्यों सताने लगी है? जीवा हाउस तंजीम पर हमारे भूले बिसरे इक्तदार की यादगार है, मैंने पहलू बदल कर कहा। फिर मैंने ये भी सुना है कि एक आध रोज में A2 शहर के किसी खंडर में तंजीम के करिंदों के किसी इज्तिमा में शिरकत करेगा। मेरा अंदाजा था कि शायद वो जीवा हाउस ही का रुख करेगा और हम उसे वहां घेर सकेंगे। वो ऐसी हमाकत नहीं करेगा। वहां किसी इज्तिमा का तसव्वुर ही नामुमकिन है, क्योंकि इमारत के सामने वाले सोख्ता लान पर दिन रात 2 सिपाही भी पहरा देते रहते हैं। जहांगीर ने मेरी राय से इख्तलाफ करते हुए कहा, यह न भूलो कि A2 को नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने में यद तूला हासिल है। वो बहुत से ऐसे काम कर गुजरता है जिनके बारे में आम आदमी सोच भी नहीं सकता। फिर जीवा हाउस का कुछ फ़ायदा भी है। बकौल तुम्हारे वो हर तरफ से गैर महफूज है। अब दूसरे जाविये से सोचो कि इज्तिमा के दौरान कोई गड़बड़ होती है तो वो लोग खुद को चूहेदान में नहीं पाएंगे। जो जिधर से चाहेगा फरार होने के लिए आज़ाद होगा। बस उन्हें अपने 2-4 मुस्तैद आदमी चौकीदारी के लिए बाहर छोड़ना होंगे। अगर तुम्हारा अंदाज़ा है तो दुरुस्त ही होगा। वो हंसते हुए बोला, क्योंकि A2 के बारे में अभी तक तुम्हारे बेशतर के आसात दुरुस्त साबित होते रहे। हो सकता है कि सुबह इस बारे में मुस्तनद खबर भी मिल जाए। मैंने पूरी उम्मीद लहजे में कहा, ओह, जब ही तुम सुबह 11 से 12 बजे तक का जिक्र कर रही थी। उसने हैरत से सवाल किया और मेरे सर की असबाती जुम्बे से जवाब पाकर दूसरा सवाल कर बैठा। अब तंजीम के सफ़ों में तुम्हारा कोई मुखबर बाकी रह गया है? बहुत मामूली कारिंदा है जो घूम फिर कर पूड़ियाँ बेचता है। शायद तुम्हें हामिद का नाम याद हो। हामिद? उसने जहन पर जोर देते हुए दोहराया, फिर जल्दी से बोला, हाँ याद आ गया। ये वही लड़का तो नहीं है जो पहले तारिक मरहूम के पास मुलाजिम था, फिर उसी के जरिए यूनिवर्सिटी की हदूद में हीरोइन मुतारफ करवाई गई थी? हाँ बिल्कुल वही। मैंने कहा, वो अब तक काम कर रहा है, आखिरी इम्तिहान देकर तायब हो जाएगा। वो अभी तक मोती दादा के अड्डे से वाबस्ता है और उसका मुंह चढ़ा होने की वजह से बहुत सी खुफिया बातें भी सुन लेता है। आज उसने मुझे घेर लिया था। उसके इस्तफसार पर मैंने उसको हामिद से मुलाकात की तफसील सुनाई तो उदास हो गया। काश कल सुबह हामिद मुझे सही इतला फराम कर सके तो इस बार हमारी ज़रब कराची में तंजीम की कमर तोड़ कर रख देगी। हो सकता है कि खुद A2 भी उस मार्के में जहन्नम वासिल हो जाए। सो जाओ, जहांगीर ने हंसते हुए कहा। 1 बज चुका है, अब तो रात भर ख्वाब भी उसी के आते रहेंगे। मैंने हाथ बढ़ाकर रोशनी गुल कर दी। एक भयानक चीख सुनकर मेरी आँख खुल गई थी। मेरा बदन पसीने में डूब गया। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे बदन के सारे मसामों के धाने खुल गए। दिल कनपतियों में धड़क रहा था और सोचने समझने की हर सलाहियत मफकूद हो चुकी थी। मैं आंखें खोले उसी तरह बिस्तर पर चित पड़ा रहा। रफ्ता रफ्ता मेरे हवास बहाल हुए। मैंने रेडियम डायल रिस्ट वॉच सरहाने से उठाकर देखी तो सुबह के 3:15 बज रहे थे। फिर दूसरे बिस्तर का जायजा लिया तो जहांगीर दुनिया और माफिया से बेखबर गहरी नींद सो रहा था। वो चीख उसके ख्वाबीदा असाब पर जरा भी असरअंदाज नहीं हुई थी। वो किसकी चीख थी? कोई इतनी रात ढले क्यों चीखा था? आवाज़ बाहर से आई थी या उसी छत के नीचे कोई खेल शुरू हो गया था? जहन पर बैक वक्त लातादाद सवालात ने चलकार कर दी। फिर अचानक ही मुझे उन तमाम सवालात का जवाब मिल गया। घंटी 2 बार बजी थी। पहली बार भी वो घंटी ही की आवाज़ थी जिसे नींद के बायस में चीख समझ बैठा था। लेकिन इतनी रात गए वहाँ कौन आ सकता था? घर में कोई मुलाजिम नहीं था। आने वाले की पेशवाई के लिए घर के किसी फर्द ही को बिस्तर छोड़ना पड़ता। मैं दबे कदमों बिस्तर से उतर कर नंगे पाँव बाहर आ गया। जहांगीर की नींद खराब होने के डर से मैंने कमरे में भी रोशनी नहीं की थी। उस वक्त पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था और शायद सभी गधे घोड़े बेच कर सोए हुए थे, क्योंकि घंटी की 2 आवाज़ों के बावजूद हर तरफ मुकम्मल सन्नाटा छाया हुआ था। कहीं भी रोशनी जलाए बगैर मैं अंदाजे से नकासी के रास्ते की तरफ हो गया। मैं बरामदे से उतर ही रहा था कि फिर घंटी बजी। इस मरतबा शायद नव्वार ने बटन को छूते ही उंगली उठा ली थी, क्योंकि घंटी की गूंज अधूरी और नामुकम्मल सी थी।
मैं हद्दुल इम्कान दबे कदमों के साथ फाटक की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन आने वाला बहुत मक्कार था। उसने दरवाजे की किसी झुर्री से झांकते हुए तारों की चाव में मेरा हेवला देख लिया और धीमी आवाज में हाँक लगाई, डरो नहीं, मैं सुल्तान शाह हूँ। उसकी आवाज़ पहचानते ही मेरा सारा असाबी तनाव खत्म हो गया और फिपड़ों में थमती हुई तमाम हवा दहाने से फारिग हो गई। जली खिड़की की कुंडी गिराते ही वो अंदर आ गया। ये कौन सा वक्त था आने का? मैंने चुंचलाए हुए लहजे में सवाल किया। इस कदर ड्रामाई तनाव के बाद उसकी शक्ल देखकर मुझे गुस्सा ही आ गया था, लेकिन वो बस मुख्तसर मुस्कुरा कर रह गया। मैंने भी गुस्से में उससे दोबारा मुखातब होने की जहमत नहीं की और बरामदे की तरफ चल दिया। बरामदे की सीढ़ियाँ अबूर करने तक मेरा गुस्सा काफूर हो चुका था। सुल्तान शाह इतना अहमक नहीं था कि किसी अहम सबब के बगैर उजाले का इंतजार किए बगैर 3:15 बजे वहां पहुंचता। मैं कमरे की बजाय तारीकी में ड्राइंग रूम की तरफ हो लिया। हैंड साहब, ड्राइंग रूम में कदम रखते ही कर्नल की दबी दबी कुर्राहट के साथ रिवाल्वर की आईनी नाल मेरे पहलू से आ रखी। इसे जेब में डाल लें, मैंने जल्लाओ लहजे में कहा। सुल्तान शाह वापस आया है। इतनी रात गए? रिवाल्वर की नाल हटने के साथ ही कर्नल की तहय्युरज़दा आवाज़ सुनाई दी और फिर ड्राइंग रूम रोशन हो गया। उसी के साथ कर्नल बराह रास्त सुल्तान शाह से मुखातब हो गया। खैरियत तो है ना? खैरियत होती तो इस वक्त तुम लोगों की नींद हरगिज़ खराब ना करता। वो मुजरमाना एहसास के साथ बोला, फिर मेरी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारी फैक्ट्री को आग लगा दी गई है। वहाँ हर तरफ आसमान को छू लेने वाले शोले और काले धुएं के बादल फैले हुए, शायद ही वहाँ कुछ बच सके। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे किसी वहशी सांड ने पूरी कुव्वत के साथ मेरे सीने पर टक्कर रसीद कर दी हो। मेरी जिंदगी भर की कमाई और असासों को बर्बाद कर दिया गया था और मुझे अपनी गफलत की भारी कीमत अदा करना पड़ गई थी। घर बार से कारोबार तक मैं हर मामले में असूलों का कायल था। मेरा घर फूंक दिया गया था, लेकिन जज्बाती सदमे से कतई नज़र मुझे कोई माली नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि घर की एक एक कील बीमा शुदा थी। मगर फैक्ट्री के मामले में मुझसे नाकाबिले तलाफी भूल हुई थी। कुदरती आफात से लेकर रोज़मर्रा की टूट फूट तक फैक्ट्री हर एतबार से हमेशा बीमा शुदा रही थी। लेकिन अपनी तबीयत की जिद की वजह से मैंने शुरू दिन से आग के खिलाफ बीमा नहीं करवाया था, क्योंकि फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाले खाम माल की आतिशगीर नौयत के बायस इंश्योरेंस कंपनी इजाफी शरह से प्रीमियम की तलबगार थी, जिसके लिए मैं कभी भी राजी न हो सका। इंश्योरेंस कंपनी के सेल्स ऑफिसर की तरफ से बारहा ये मसला उठाया गया और हर बार शर्मिंदा ताबीर रहा। उस तरह आग के खिलाफ कभी भी फैक्ट्री का बीमा न हो सका। जब तंजीम की तरफ से फैक्ट्री में बारूदी ब्रीफकेस छोड़कर वहां तबाही लाने की कोशिश की गई, तो मैंने फौरी तौर पर आतिशज़दगी के खिलाफ बीमे का तहफ़्फ़ुज़ लेने का इरादा किया था। लेकिन फिर हालात इतनी तेज़ी के साथ रुख बदलते चले गए कि मैं एक मरतबा फिर उस अहम काम को फरामोश कर बैठा और आखिरकार आज वो खबर भी मुझे मिल ही गई थी जो मेरी इबरतनाक मुआशी तबाही का पेश खैमा बन सकती थी। मेरे दिलो दिमाग पर सख्ते किसी कैफियत तारी होने लगी। खुदा खैर करे, कर्नल कह रहा था। चलो मैं गाड़ी निकालता हूँ। नहीं कर्नल, मैंने जज्बात से आ रही खोखली आवाज़ में कहा। फैक्ट्री जल गई, जल जाए, लेकिन मुझ में इतना हौसला नहीं है कि मैं अपने एहसासों के खाकस्तर होने का तमाशा देख सकूँ। वहाँ जाकर मैं तमाशा देखने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकूँगा। अब सब्र के अलावा कुछ भी ना हो सकेगा। मकान के जलने पर तुम्हारी ये कैफियत नहीं हुई थी, आज तुम हौसला क्यों हार बैठे हो? सुल्तान शाह ने मेरे करीब आकर तशवीह अमेज़ लहजा में सवाल किया। आग के खिलाफ फैक्ट्री का बीमा नहीं था, मैंने सपाट लहजे में कहा और कर्नल ने बेख्तियार एक पुरशोर कराह के साथ अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। आग से ज़्यादा बीमा न होने की खबर उसके लिए सदमे का बायस साबित हुई थी, लेकिन यह बात बस हम तीनों तक महदूद रहेगी। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, किसी चौथे को भनक भी न मिलना चाहिए कि इस बार मुझे कैसी जिक उठाना पड़ी है। वो लोग बुखलाकर ऊंचे हथकंडों पर उतर आए हैं। कर्नल वसीली आवाज़ में बोला, जंग में सब कुछ जायज़ होता है कर्नल, जान बाल और इज्जत तीनों पर वार किया जा सकता है। किसी से तसादुम मोल लेकर ये तवक्को नहीं रखी जा सकती कि वह हम पर गुलेल से गुंचे बरसाता रहेगा। बहरहाल इस शिकस्त ने मुझे अंदर से और मुस्तहकम कर दिया। शायद अब उनके खिलाफ मेरी मुहिम और शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। जो दिल चाहे कर लो, लेकिन तुम अपने नुकसान का इजाला हर किस न कर सकोगे। कर्नल ने कहा। इजाला? मेरे लोगों पर मुस्कुराहट आ गई। शायद इजाला भी हो सके। अगर एक बार एठू मेरी कैद में आ गया तो मैं उससे मुंह मांगी रकम वसूल किए बगैर उसे सेवा नहीं करूंगा। शायद वहाँ खून रेजी भी हुई है। सुल्तान शाह ने झिझकते हुए कहा। आग लगाने से पहले हमला आवरों ने वहाँ मुजाहमत करने वाले 2 चौकीदारों को बेबस करके हलाक किया था, फिर अपने मकासद में कामयाब हुए थे। जो कुछ हुआ है अखबारात में देख लूँगा। मैंने तड़प कर मुसलमाना लहजे में कहा, क्या तुम लाहौर से यही खबर सुनाने के लिए कराची तक दौड़े चले आए थे? मैं शुगर क्वीन के पीछे 8 बजे कराची आ गया था। उसने सर झुकाकर धीमी आवाज़ में कहा, लेकिन उसे तो तुम्हारे आदमी अगवा करने वाले थे। मैंने तंजिया लहजे में सवाल किया। सुल्तान शाह मेरा मुखलिस साथी था, लिहाजा मेरे लहजे की उस ज़्यादती को खामोशी से सह गया और बुरा माने बगैर कहने लगा। उसके बारे में हमारे तमाम अंदाजे गलत साबित हुए। वो फुलादी औरत है। आसम खान ने अपने 2 कड़ियल दोस्तों के साथ एक वीराने में उसे नरगे में ले लिया था। उनमें से एक मुसल्ला था। पहले तो यूँ महसूस हुआ जैसे वो खौफजदा हो गई है और आसानी के साथ खुद को बंधवा लेगी। फिर जो वो बिजली की सुरात के साथ हरकत में आई है,
तो उन्हें निहत्था करके उन पर हावी होती चली गई। एक के दिल में गोली उतार दी, दूसरे की दाहिनी पसली तोड़ दी, तीसरे के 2 दांत निकल गए। वह मुश्किल उससे जान बचाकर फरार हुआ था। हैरत की बात यह है कि उसने टूटी हुई पसलियों वाले को पुलिस के हवाले कर दिया और रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि 3 अफराद ने उसे बेबस कर लिया था। फिर उस पर तसर्रुफ के सवाल पर वही आपस में लड़ पड़े। एक मारा गया, दूसरा जख्मी होकर भाग निकला और तीसरा जख्मी होकर भागने के काबिल ही नहीं रहा। पुलिस पूरी सरगर्मी के साथ लाहौर में आसिफ खान को तलाश कर रही है और वो बुखलाकर शाम ही को इलाका गैर की तरफ निकल गया है। 3 आदमी एक औरत पर काबू न पा सके। कर्नल ने तहय्युर ज़दा आवाज में सवाल किया, काश तुम्हारा उससे सामना हो सके। सुल्तान शाह ने तलख लहजे में कहा, वो छलावा है छलावा। आसिम खान खुद हैरान था कि वो यूं हवा में उड़ उड़ कर वार कर रही थी जैसे उसको पत लग गए हों। जोड़ों की जबरदस्त माहिर मालूम होती है। फिर वो कराची कब चली आई? मैंने सवाल किया। आसिम खान से उस जिल्लत की खबर पाते ही मैं मुसल्ला होकर उसके ठिकाने पर पहुंच गया। वो एक मुख्तसर सा सैंड बैग और ब्रीफ केस लेकर थोड़ी ही देर बाद घर से निकली और सीधी एयरपोर्ट जा पहुंची। पहले मुझे शुबा हुआ था कि वो मुल्क ही छोड़ रही है, लेकिन एयरपोर्ट पर वो अंदरूने मुल्क परवाज वाले हिस्से में नजर आई। मैं बड़ी दुश्वारी से उस परवाज पर टिकट हासिल करने में कामयाब हुआ, वरना इस वक्त लाहौर ही में पड़ा गहरी नींद सो रहा होता। कराची में वो कहाँ मुकीम है? मैंने सवाल किया। एयरपोर्ट ही के एक होटल में ठहरी हुई है। सामान वहाँ डालने के बाद से वो मुसलसल शहर में एक से दूसरे मकाम तक जाती रही है। मैंने वो सब ठिकाने देख लिए। चाहे तुम्हें ये सुनकर हैरत हो कि अब से चंद घंटे पहले वो जीवा हाउस के खंडरात में भी दाखिल हुई थी और वहाँ खासा वक्त गुजार कर बाहर निकली थी। जीवा हाउस? मैंने हैरत से कहा, वहाँ वो क्या करने गई थी? यही तो मैं भी नहीं समझ सका। उसने बेचारगी के साथ इतराफ़ किया, वहाँ तो इमारत के जले हुए ढांचे के सिवा कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ तो 2 सिपाही पहरे पर ममूर है। वो अगले हिस्से में है। शुगर क्वीन मोहतात अंदाज में पीछे से दाखिल हुई थी। चाहते कि दीवार गिरने से जा बजा रास्ते बन गए। सिपाहियों का मामला भी अजीब है। वो दोनों अगले हिस्से में शराब के नशे में धुत पड़े हुए थे। ऐसा मालूम होता है कि तंजीम का कोई करिंदा सोचे समझे मंसूबे के तहत सरे शाम ही उन्हें शराब फैला देता है। उसका तो ये मतलब हुआ कि वो खंडरात बाकायदगी के साथ तंजीम के इस्तेमाल में है। कर्नल ने हैरत के साथ कहा, ऐसा ही मालूम होता है। सुल्तान शाह ने कहा, लेकिन बाहर से वहाँ वैरानी का राज नजर आता है। शुगर क्वीन 1:30 बजे खंडरात से एक वजनी पैकेट समेत बरामद हुई थी। फिर उसी का ताक़ुब करता हुआ मैं तुम्हारी फैक्ट्री की तरफ से गुजरा तो वहाँ आग ही आग थी। शायद उसे किसी ने आतिशबाजी के बारे में इत्तला दी थी और वो अपनी आंखों से वो मंजर देखना चाहती थी, क्योंकि चंद मिनट वहाँ रुकने के बाद वो वापस अपने होटल रवाना होगी। जीवा हाउस एयरपोर्ट बराह रास्त और नज़दीक है, जबकि तुम्हारी फैक्ट्री की आग देखने के लिए वो वापस आई थी। होटल पहुंचने के बाद मैं उस वक्त तक वहीं रुका रहा जब तक उसके कमरे की खिड़कियों से रोशनी गायब न होगी। उसके सोने का प्रोग्राम देखते हुए मैंने इधर दौड़ लगा दी। बस ये वजह है मेरे देर से पहुंचने की। जब इस कदर चालाक और मकार औरत है तो क्या ये मुमकिन ही कि उसे अपने ताक़ुब का इल्म हो गया और वो तुम्हें बिला वजह शहर में थकाती फिरी हो। कर्नल पहली बार सुल्तान शाह से मुसलसल शरीफाना अंदाज में बात कर रहा था। उसके ना आसार थे और ना कोई वजह समझ में आती। अगर उसे ताक़ुब का शुबा हो जाता तो बआसानी मुझे जुल देकर निकल सकती थी या बराह रास्त हाथ डाल सकती थी। उसे जीवा हाउस समेत दूसरे ठिकाने दिखाने की क्या जरूरत थी? सुल्तान शाह की दलाइल खासे वजनी थी और मैं सोच रहा था कि उसे मेरी फैक्ट्री में लगने वाली आग से इतनी दिलचस्पी क्यों थी। वो अपने रास्ते से हटकर महज इसलिए 20-22 मील चली ताकि शोलों की तबाहकारी अपनी आंख से देख सके। कराची पहुंचने के बाद वो कहाँ गई थी? मैंने पुरख्याल लहजे में सवाल किया। सबसे पहले डिफेंस के इलाके में एक सफारतखाने के ट्रेड अताशी के घर गई थी। फिर वहाँ से मशहूर सियासी रहनुमा खान मर्दान खान के घर गई। उसके बाद सदर के इलाके में एक 5 स्टार होटल में एक अधेड़ उम्र सफ़ेद फार्म से मिली। उन दोनों ने होटल के डाइनिंग रूम में साथ ही खाना खाया था। उससे फारिग होने के बाद शुगर क्वीन ने चंद फ़ोन किए, फिर काफ़ी पीकर जीवा हाउस के लिए रवाना होगी। उससे आगे मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। उन लोगों ने फैक्ट्री को आग लगाकर मुझे भारी नुकसान पहुँचाया था और मेरे वजूद में फितरी तौर पर इंतकाम का लावा उबलने लगा था। तबीयत पर एक अजीब सी बेचैनी तारी हो गई थी कि उन पर फौरी तौर पर कोई भरपूर जवाबी वार किया जाए। उस सिलसिले में फिल वक्त 2 ही नाम मेरे सामने थे, शुगर क्वीन या मोती दादा। शुगर क्वीन के बारे में सुल्तान शाह ने जो कुछ बताया था उसकी रोशनी में बाकायदा मनसूबाबंदी और तैयारी के बगैर उस पर हाथ डालना उसे होशियार करने का मुतरादिफ होता। और मोती दादा मुस्तकबिल करीब में होने वाले किसी इज्तिमा का एक अहम शरीक था। उसे छेड़े जाने की सूरत में न सिर्फ हामद के जरिए मालूमात हासिल होने का सिलसिला मुनक़ते हो जाता, बल्कि उस इज्तिमा का इनकाद भी खतरे में पड़ सकता था, जहां मैं उन पर भरपूर वार करने की उम्मीद लिए बैठा था। यही कुछ जीवा हाउस के बारे में भी दुरुस्त था। हामिद की जुबान से पहली बार मैंने किसी खंडर का तज़किरा सुना था और काफ़ी दिमाग सोजी के बाद मैं उस नतीजे पर पहुंचा था कि जीवा हाउस के लिए अब वो नया नाम इस्तेमाल किया जा रहा था। सुल्तान शाह के बयान ने उस ख्याल की भरपूर तायद कर दी थी कि जीवा हाउस की इमारत जल जाने के बावजूद उन लोगों के तसर्रुफ में थी, लेकिन यह मालूम नहीं था कि वहाँ हर वक्त कोई न कोई मौजूद रहता है या उसे सिर्फ खास मौक़ों पर इस्तेमाल किया जाता है।
अगर वहां निचले दर्जे का कोई शख्स हाथ लग भी जाता तो मेरे नज़दीक वहां कामयाबी से ज़्यादा नाकामी होती, क्योंकि तंजीम के बड़े होशियार होकर जीवा हाउस का इस्तेमाल कर देते और मैं शहर में उनके आखिरी ठिकाने का सुराग भी खो बैठता। काफ़ी गौर खोज के बाद मैं उस नतीजे पर पहुंचा कि उस मरहले पर मेरे लिए जोश की बजाय होश से काम लेने की जरूरत थी, वरना मैं मेहनत और कुर्बानियों के बाद तैयार की हुई पूरी बिसात ही बिगाड़ बैठता। यूँ मुझे उस वक्त सुल्तान शाह की ज़रूरत थी, लेकिन उसी के साथ शुगर क्वीन की निगरानी भी जरूरी थी। मुझ पर उसकी अहमियत रफ्ता रफ्ता वाज़ेह हो रही थी और मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि किसी न किसी मरहले पर उसके साथ भरपूर तसादुम नागुज़ीर हो जाएगा। अब मुझे कुछ असलहे और एक दो माहिर निशाना बाजों की ज़रूरत है। हामिद से मिलने वाली इतलात दुहराने के बाद मैंने सुल्तान शाह से कहा, इस मरहले में अपना ज़्यादा वक्त घर में रिपोश रहकर गुजारना चाहता हूँ। बाहर किसी से तसादम हो गया तो सूरत हाल बिगड़ सकती है। मैं उजाला फैलते ही बंदोबस्त कर दूंगा। उसने पुरखलूस लहजे में कहा, उजाला फैलने के बाद तुम शुगर क्वीन को एक पल के लिए भी अपनी निगाहों से ओझल नहीं होने दोगे। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा, जो कुछ करना है अभी करोगे, क्योंकि इस वक्त वो अपने घर में या अपने कमरे में पड़ी हुई सो रही होगी। ठीक है। वो चंद सानियों तक सोचने के बाद बोला, मैं अभी 2 आदमियों का बंदोबस्त कर दूंगा जो सुबह 10-11 बजे तक मतलूबा हथियारों समेत यहाँ आ जाएंगे। तुम जब तक चाहो उन्हें रोक सकोगे, लेकिन बस ये ख्याल रहे कि वो दोनों बहुत ज़्यादा बददिमाग हैं। उनसे काम के अलावा कोई बात न की जाए। प्रोग्राम बन जाने के बाद मैं उसके साथ तफसीलात तय करने में मसरूफ़ हो गया। उस बार कर्नल भी मशवरे देने में पेश था। मुझे खुशी थी कि उसके और सुल्तान शाह के दरमियान वो अंधाना रवैये का खात्मा हो चुका था और एक अच्छी टीम तश्कील पाती जा रही थी।